नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकीकृत शाला में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है मानचित्र। ज्योग्राफी NCERT में दोस्तों अध्याय 4 में मानचित्र को दिया गया है। दोस्तों, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश राज्यों जिला शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम यहाँ पे नीचे कुछ उनके अलग अलग टाइप देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला है भौतिक मानचित्र। दोस्तों, भौतिक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमको? तो दोस्तों, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को ही हम भौतिक या उच्चावच, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। और दूसरे नंबर में है राजनीतिक मानचित्र। दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और तीसरे नंबर का, लास्ट नंबर का क्या है दोस्तों? तो तीसरे नंबर का है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या रहता है देखेंगे। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन्य तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे मानचित्र के 3 घटक होते हैं। दोस्तों, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यह आपको काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि मानचित्र के 3 घटक बताइए या मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो आप लिख सकते हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। अब दूरी के बारे में पढ़ेंगे। दूरी क्या होती है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाते हैं, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। दोस्तों, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल व वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। इसके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं।
दोस्तों, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों में जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्तर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। दोस्तों, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने पर वाला मानचित्र कहते हैं। दूरी से दोस्तों, यहाँ दूरी से आप समझ सकते हैं, दूरी से सिर्फ यह आशा है कि एक बड़े क्षेत्रफल को छोटे रूप में पैमाने के आधार पर दर्शाना। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक पूरा मानचित्र बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं। आपके स्कूलों में भी यह मानचित्र शायद बना होगा, कुछ कुछ स्कूलों में। यहाँ पे सामुदायिक भवन है, खेल का मैदान है, पेड़ है दोस्तों, यहाँ कुआं है, विद्यालय आपका यहाँ दिख रहा है, और ये घर है कुछ। यहाँ पे एक फल उद्यान है, दुकानें यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से मानचित्र को दर्शाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह पैमाने को भी दर्शाया गया है। यहाँ आप पैमाने को देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। आगे देखेंगे, दिशा। मानचित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों दिशा, जिसमें मानचित्रों को दिशाओं को दर्शाने के लिए हम ऊपर वाले स्थान को, इस स्थान को यदि पेज में मैप दिया गया है तो इस स्थान को हमेशा उत्तर मानेंगे दोस्तों, और इसे पूर्व। तो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसा आप मान सकते हैं किसी भी मानचित्र में। और यहाँ हर मानचित्र में ऐसी ही दिशा को मानना पड़ता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों, आगे देखेंगे हम दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। अभी बताए दोस्तों, उसी तरीके से हम भी यहाँ पे थ्योरी के आधार पे देखेंगे। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य बिंदुओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे आपको अभी बताए, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रतीक के बारे में। दिशा पढ़ लिए, अब देखेंगे दोस्तों हम प्रतीक से क्या आशा है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब उन चिन्हों की सहायता ली जाती है। यहाँ उदाहरण के लिए दोस्तों काफ़ी चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इनके माध्यम से भी हम मानचित्र को आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ एक और मानचित्र दिया हुआ है। दोस्तों, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति ये ऋण चिन्ह प्रतीक कहे जाते हैं। दोस्तों,
उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हम रेखा चित्र। रेखा चित्र से क्या आशय है? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है। वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा इसे रेखा चित्र या मानचित्र कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम खाका। यह सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। दोस्तों खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, लेकिन किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे हम खाका कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।